आप सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में हैं, तो मैंने सोचा कि मैथ्स के कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बनाऊं। तो मैंने पहला टॉपिक जो लिया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और उसमें मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के 25 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा आइडिया ये है कि मैं कुछ इन टॉपिक्स पे जो वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी सॉलिडिफाई हो जाए, क्योंकि एक ही कुछ फॉर्मूलाज बार बार रिपीट होंगे, कुछ चीज़ें आप बार बार देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, उनको मैंने कैसे यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो मदद करेगा। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे कभी ना जाए, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मेरा सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है। आपका सोल्यूशन मेरे से भी बेटर हो सकता है। तो ज़रूर क्वेश्चंस को खुद करें, और अगर कहीं डाउट होता है तो देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। कुछ इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसको करने का तरीका और बेटर हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। विद दैट वी विल बिगिन 10th बोर्ड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सिलेक्ट 25 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, the ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term, and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 21st terms. क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया है मैंने, देखते हैं। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को एक और बार पढ़ सकते हैं। पहला टर्म मैं मान लेता हूँ A1 है, कॉमन डिफरेंस मैं मान लेता हूँ D है। अब देखिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका nth टर्म का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? A1 plus n-1d, where A1 is the first term, n is the number of terms of the arithmetic progression, and d is the common difference. Okay? तो अगर मेरे को A11 दिया हुआ है, खैर यहाँ पे मुझे A1 की वैल्यू भी नहीं पता, D की वैल्यू भी नहीं पता, बट मैं A11 को A1 और D की टर्म्स में लिख सकता हूँ, और वही मैंने किया है। A1 को मैंने ऐसे लिख दिया A1 plus 11 minus 1d, जो कि हो जाता है A1 plus 10d। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, A18 हो जाता है A1 plus 17d। अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है सवाल में कि A11 रेशो A18, दैट इज 11th टर्म टू 18th टर्म 2:3 है। तो मैं पहले तो उस रेशो लिख लेता हूँ, और जो मैंने पिछले स्टेप में A11 और A18 को A1 और D की टर्म्स में लिखा है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब देखिए, ये इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखते हैं हम कहाँ आगे पहुँचते हैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं एक इंटरमीडिएट रिजल्ट पे पहुँच गया हूँ, जिसको मैं रिजल्ट 1 कह रहा हूँ। और वो इंटरमीडिएट रिजल्ट ये है कि A1 जो है वो 4D के बराबर है। अब इस रिलेशनशिप का यूज करके हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि भैया बताइए कि रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म क्या है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं A5/A21 लिखता हूँ, और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द nth टर्म का यूज करता हूँ। तो A5 को मैं लिखूंगा A1 plus 5 minus 1d, और A21 को लिखूंगा मैं A1 plus 21 minus 1d। तो वो मेरा इस तरीके से आ जाता है, A5/A21 is A1 plus 4d plus A1 plus 20d। अब मुझे पता है, मैंने पहले ही एक इंटरमीडिएट रिजल्ट निकाल लिया है कि A1 तो 4D के बराबर है, तो उस चीज को मैं यहाँ A1 की जगह 4D पुट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे पुट करूंगा और इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो ये मेरा 8D/24D आ जाएगा। अब D कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी बिकॉज डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास 8/24 बचेगा। तो A5/821 कितना हो जाता है? 1/3। अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स का रेशियो बताइए। तो वो करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 plus 2a plus n-1d। अब सिंपली मैं 5 टर्म्स का सम और 21 टर्म्स के सम का रेशियो कर लूंगा। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा नंबर ऑफ टर्म्स की, और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द सम को लिखूंगा, और अगेन वो A1 जो मेरा आया था इक्वल टू 4D, उसको मैं पुट कर दूंगा। जब मैं सारा का सारा पुट कर दूंगा, तो मेरा D वापस से इस फॉर्म में आ जाएगा
और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्दर मैथमेटिक्स से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो रेशियो मेरा 5/49 के बराबर आता है। आप खुद इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं और बताइए आपका रेशियो सेम आता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। The students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at intervals of 2 meter or at every 2 meter, यानी हर 2 मीटर पे। तो जो स्कूल का सामने का रास्ता है उसमें उनको 27 फ्लैग लगाने हैं और हर फ्लैग को के बीच में दूरी जो है वो 2 मीटर की होनी चाहिए। सवाल ये कह रहा है, ठीक है। अब रुचि करके एक स्कूल चाइल्ड है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आगे सवाल में ये बताया गया है कि रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। रुचि ने अपनी बुक्स को एक ऐसी जगह रख दी जहां पे सारे फ्लैग्स रखे हुए थे और जो फ्लैग सारे रखे हुए थे वो ये जो 27 फ्लैग्स लगेंगे उसमें सबसे बीच वाली जगह पे रखे हुए थे, यानी मिडिल मोस्ट फ्लैग जहां पे है वहां पे ये फ्लैग सारे रखे हुए थे। रुचि ने वहां जाके अपनी किताबें रखी और रुचि ने फ्लैग्स लगाना स्टार्ट किया। तो नेचुरली अगर वो बीच वाली जगह से फ्लैग लगाना स्टार्ट करेगी तो उसको 2 तरफ जाना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे और एक बार राइट हैंड साइड पे, और दोनों जगह उसको फ्लैग्स लगाने होंगे। कितने फ्लैग्स लगाने होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इन द सॉल्यूशन। और उसको और ये भी बोला गया है कि शी इज एबल टू कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। तो मान लीजिए भारी फ्लैग है विद द फ्लैग स्टाफ, तो वो एक ही फ्लैग जाके एक बारी में लगा सकती है। तो हमसे पूछा गया है कि इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने में रुचि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, पहली चीज, और दूसरी चीज कि वो किसी एक फ्लैग को लगाने में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, मतलब फ्लैग को उठा के वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल को सॉल्व करने से पहले आप सवाल को थोड़ा सा रफली या तो अपने दिमाग में ड्रॉ करिए या फिर उसको एक रफ सा डायग्राम से ड्रॉ करिए। मैंने यहाँ आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है। तो देखिए 27 फ्लैग है, यानी और कहा गया है कि जो सारे फ्लैग्स जो रखे हुए हैं स्टोर किए हुए हैं वो जहां मिडिल फ्लैग लगेगा वहां पे रखे हुए हैं, राइट। तो अगर 27 हमारा नंबर है, नंबर ऑफ फ्लैग्स है, वो तो एक ऑड नंबर है। तो जब कोई ऑड नंबर होता है ना तो उसका मिडिल टर्म हमें निकालना, तो हम क्या करते हैं उसमें एक जोड़ते हैं और उसका आधा कर लेते हैं, राइट। तो रुचि जो है वो कौन से फ्लैग पे खड़ी है, वो 27 + 1 यानी 28/2 यानी 14th फ्लैग पे खड़ी है। तो रुचि के दोनों तरफ आप देखेंगे 13 फ्लैग्स होंगे, करेक्ट, क्योंकि अगर आप देखें 13 + 13 26 होते हैं और बीच का फ्लैग मिला के 27 हो गए। तो रुचि को 13 फ्लैग्स लेफ्ट साइड पे लगाने हैं, 13 फ्लैग्स राइट साइड पे लगाने हैं, ऑलराइट। अब देखिए रुचि को हमें ये बताया गया है कि रुचि हर फ्लैग एक बारी में एक ही फ्लैग ले जा सकती है। तो आप ये सोचिए जब वो मिडिल मोस्ट फ्लैग पे खड़ी है तो पहला फ्लैग लेगी और वो बीच वाले फ्लैग से पहले फ्लैग को लगाएगी, यानी 2 मीटर चलेगी और 2 मीटर वापस आएगी। यानी हर एक फ्लैग को लगाने में वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगी। कैसे, पहले फ्लैग को लगाएगी तो वो 2 मीटर जाएंगी, फ्लैग को लेकर लगाएंगी और 2 मीटर वापस आएंगी, यानी 4 मीटर। अगले फ्लैग को लगाएंगी तो यानी 2 + 2 मीटर जाएंगी, 4 मीटर जाएंगी, 4 मीटर वापस आएंगी। तो आप देखेंगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन रहा है, 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। ऐसे ही सिर्फ अगर मैं लेफ्ट साइड को कंसिडर करूं तो ऐसे 13 बार उनको चलना पड़ेगा इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। तो एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन गया मेरा, 4, 8, 12 ऐसे 13 बार तक, करेक्ट। तो अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 4, 8, 12 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लूंगा और इसका मैं सम ऑफ एपी करूंगा। और सम ऑफ एपी का हमारा फॉर्मूला हमें पता है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पहली टर्म भी पता लग गई, वो है 4, हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता लग गई, वो है 13, और कॉमन डिफरेंस कितना है। अब देखिए 4, 8, 12 में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 का, बिकॉज हर एक सब्सिक्वेंट टर्म 4 से वेरी कर रही है, राइट। तो यहाँ पे
अगर मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम करना है, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रुचि निकालना है, तो वो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा 13/2, क्योंकि वो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, मेरा a1 हो जाएगा 4 और मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4 और मेरे नंबर ऑफ टर्म्स है 13। तो ये s ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में रुचि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको आप सॉल्व करेंगे, तो वो कितना आएगा, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से करके देखिएगा, तो 364 मीटर्स आता है। अब आप एक बात देखिए कि रुचि को सेम चीज राइट साइड में भी रिपीट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। रुचि राइट साइड में भी 364 मीटर्स चलेंगी, तो टोटल वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगी फ्लैग्स को लगाने में, 728 मीटर्स। अब इस सवाल में एक अलग हिस्सा भी है जिसके अलग मार्क्स होंगे, जिसमें ये पूछा गया कि एक फ्लैग को लेकर रुचि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाती है। तो इस सवाल का जवाब ये होगा कि जब वो किसी फ्लैग को बीच से उठाती है और वो 13th फ्लैग तक जाती है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उनके फ्लैग को ट्रैवल करने का, राइट। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये देखिए कि जो AP था वो हमारा कैसे जा रहा है, 4, 8, 12 इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी जो 13th फ्लैग में जो रुचि को डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, वो 13th टर्म जो है अगर हम निकाल ले AP का, तो वो वाली डिस्टेंस होगी जिसमें रुचि फ्लैग को 13वें पोजीशन पे लेकर गई मिडिल से और वापस आई। यानी उस 13th टर्म को निकाल के अगर हम आधा कर दे उसका, तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाएगा कि रुचि ने 13वें फ्लैग के साथ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, क्योंकि जब वो खाली हाथ वापस आ रही है वो डिस्टेंस हमें नहीं काउंट करनी है, ठीक है। तो वो क्या होगा, A13 यानी 13 टर्म है उसको कैलकुलेट करेंगे और किसी भी AP का जनरल टर्म होता है A1 + n-1d, तो यहाँ पे मेरा A1 है 4, मेरे नंबर ऑफ टर्म्स है 13, तो उसको लेके मैं कैलकुलेट करूंगा और उसका आधा कर दूंगा, तो रुचि 26 मीटर्स तक एक फ्लैग को मैक्सिमम 26 मीटर के डिस्टेंस तक लेकर गई है इस फ्लैग लगाने के प्रोसेस में, ठीक है। तो हमारे दो आंसर्स आ गए, एक है 728 और एक है 26। उसके साथ ही ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। शो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term is A, the second term is B and the last term is C is equal to this। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमें दो सब्सिक्वेंट टर्म्स दिए हुए हैं A और B, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, D is equal to B minus A। अब हमें पता है कि किसी भी AP का nth टर्म क्या होता है, वो होता है AN is equal to A1 plus n-1d, करेक्ट। तो अगर मुझे लास्ट टर्म पता है और मुझे फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूँ। इस AP में हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो मैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि लास्ट टर्म जो है वो C है, फर्स्ट टर्म A है और मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है D, जो कि B minus A के बराबर है। तो इस चीज का यूज करके मैं नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करता हूं, तो वो कितना आएगा, n-1 टाइम्स B minus A is equal to C minus A। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो n-1 is equal to C minus A अपॉन B minus A होगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, सिंपली इसको सॉल्व करते जाना है। तो आप देखेंगे मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, C plus B minus 2A अपॉन B minus A। ये एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गया आखिरी में जो आया है, लास्ट बुलेट देखिए, n is equal to C minus B, C plus B minus 2A अपॉन B minus A। अब इसमें अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे पता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, वो है n/2 टाइम्स 2A1 plus n-1d। लेकिन इसी चीज को ना मैं एक डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। अगर आप देखेंगे मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो ट्वाइस A1 plus n-1d है, इसको मैं A1 plus n-1d लिख सकता हूं। और अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखेंगे मेरा, ये तो मेरा an का एक्सप्रेशन आ गया, तो यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP को मैं n/2 plus A1 plus an भी लिख सकता हूं।
ठीक है, तो मैं इस AP को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n/2 A1 + AN, यानी अगर इस सम को मैं देखूं तो मुझे पता है मेरा फर्स्ट टर्म A है, मेरा कॉमन डिफरेंस B - A है, और मेरा n मैंने पहले ही निकाल लिया है, वो है C + B - 2A/B - ये एक लास्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे निकालना। तो मुझे Sn निकालना है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने n की वैल्यू डाल दी जो मैंने पहले कैलकुलेट करा हुआ है। ये 1/2 है, ये वाला 1/2 है, जो ये वाला 2, और ये मेरा A1 है, A और मेरा AN है C। तो अब मेरा ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। इसको अगर आप ध्यान से देखें और सिंप्लीफाई करें तो ये वही एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन हाई स्कोरिंग हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। An AP consists of 37 terms. The sum of the three middlemost terms is 225 and sum of the last three is 429. Find the AP. यहाँ पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकालना है। देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक AP है जिसमें 37 टर्म्स है, मिडिल की जो 3 टर्म्स है उनका सम 225 है, और जो लास्ट 3 नंबर्स हैं उनका सम 429 है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं। मैं मान लेता हूं कि पहला टर्म मान लीजिए A1 है, और मैं मान लेता हूं कॉमन डिफरेंस है D। मुझे पता है टोटल 37 टर्म्स है। सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, अब देखिए हमें हमेशा पता रहता है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या है। अब एक बात बताइए, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आप लास्ट 3 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? आप ये करेंगे कि मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 37 है, तो अगर मैं 37 टर्म्स का सम निकाल लूं जिसका कि फॉर्मूला हमें पता है, और लास्ट 3 टर्म्स निकालने तो 37 में से 3 माइनस कीजिए, कितने 34 आता है। तो आप सम ऑफ द फर्स्ट 34 टर्म्स निकाल लीजिए। तो अब सम ऑफ द फर्स्ट 37 टर्म्स में से सम ऑफ द फर्स्ट 34 टर्म्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स आ जाएगा ना। तो उस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 37 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 34 टर्म्स, जो कि हमें 429 के बराबर दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स ये होता है। ये देखिए मैं एक चीज इस वीडियो में बार बार बता चुका हूँ कि एक ही फॉर्मूला बार बार क्वेश्चंस में आएगा, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बार रीइंफोर्स हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, राइट। तो फिर से सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए मैं 37 टर्म्स का सम ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक, और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, और फिर मैं 34 टर्म्स का सम को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, A1 मुझे नहीं पता, अभी भी D नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं A और D के टर्म में एक इक्वेशन बना लूँ, राइट। तो ये इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। सारी हाईलाइट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं जब आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा ये अलजेब्रा है पूरा, आप खुद इसको कर सकते हैं। एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व इस देखिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में अगर आपको कोई डाउट आता है ना, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो देखिए मेरी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1। मेरे को यहाँ पे इक्वेशन 1 नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मेरी फाइनल इक्वेशन ये है 6A1 + 210D = 858। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्वेश्चन के दूसरे फैक्ट पे आ जाते हैं। उसमें हमें ये दिया हुआ है कि मिडिल टर्म ऑफ बीच के 3 मिडिल टर्म्स का सम दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि अब आपको मिडिल टर्म से डील करना है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके पास 37 टर्म्स है, यानी ऑड नंबर है, तो सबसे मिडिल की टर्म कौन सी होगी? वो होगी 37 + 1 38/2 यानी 19। तो यहाँ की 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन सी होगी? 19 के लेफ्ट साइड में एक टर्म ले लीजिए, 19 के राइट साइड में एक टर्म ले लीजिए, यानी 18, 19 और 20 आर द मिडिल मोस्ट टर्म, राइट। सो द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स आर 18, 19, 20। अब
A18 का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? A1 प्लस 17D, क्योंकि A1 प्लस n-1D का फॉर्मूला लगाएंगे। A19 क्या होगा? A1 प्लस 18D, और A20 क्या होगा? A1 प्लस 19D। अब इन तीनों का भी हमें सम दिया हुआ है 225 के बराबर, तो मैं इन तीनों जो A1 प्लस 17D प्लस A1 प्लस 18D प्लस A1 प्लस 19D को लिखूंगा, उसको 225 के बराबर कर दूंगा, तो 3A1 प्लस 54D आ जाएगा, जो कि 225 के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा आगे इस चीज को सॉल्व। ये मेरी दो इक्वेशंस आ गई। देखिए मैं अगर दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास, तो दो इक्वेशंस, पहली इक्वेशन मेरी पहले आ गई थी 6A1 प्लस 210D इक्वल टू 858, और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। मैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना आप लोगों को आई होप आता है, नहीं आता है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आना चाहिए सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने सेकेंड इक्वेशन की कोफिशिएंट्स को फर्स्ट इक्वेशन के A1 के कोफिशिएंट के बराबर बनाया और आगे सिंपली सॉल्व किया, तो यहाँ मेरी D की वैल्यू क्या आ जाती है? 4। आप पॉज करके इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। जब D की वैल्यू 4 आ गई तो मैं उसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डालूंगा, तो मेरी A की वैल्यू आ गई 3। तो मेरी AP क्या बन गया? मेरे को अब जब A और D पता लग जाए तो AP तो हमें पता लग ही गई, 3, 7, 11, 15 ऐसे चलता जाएगा, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, क्वेश्चन 5। The sum of the first 5 terms of an AP and the sum of the first 7 terms of the same AP is 167. If the sum of the first 10 terms of the AP is 235, find the sum of the first 20 terms. तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। इसमें ये बोला गया है कि sum of the 5 terms, यानी 5 टर्म्स का आपने गुच्छा बना लिया और 7 टर्म्स जो है उसका एक गुच्छा बना लिया। अब उन दोनों ग्रुपिंग्स को यानी दोनों गुच्छों को आप ऐड करोगे तो वो 167 के बराबर है। और पहले 10 टर्म्स का एक और आपको चीज दी हुई है कि पहले 10 टर्म का सम जो है वो 235 के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको अगेन 2 इक्वेशंस बनानी है और इसको सॉल्व करना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया मैंने। तो मैं अगेन फर्स्ट टर्म को A1 मान लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस को D मान लेता हूँ। मुझे पता है n टर्म्स का सम क्या होता है, ये फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1d। अब सवाल में मुझे ये दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, और देखिए इसकी इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इसमें ये दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, उन दोनों का सम 167 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको 5 और 7 जोड़ के नहीं करना है कि 12 टर्म्स का सम, यहाँ पे आपको पहली ग्रुपिंग और दूसरी ग्रुपिंग को लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और उसको 167 के बराबर लिखना है। तो देखिए मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, A1 और D मुझे नहीं पता, तो बस मैंने एक्सप्रेशन में डाल दिया, सम के एक्सप्रेशन में उन दोनों को जोड़ा और उसको 167 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब मैं जब आगे बढ़ता हूं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगेन आपको अगर ये नहीं समझ आता कि मैंने कैसे सॉल्व किया, मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसको बस आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मैंने अपने तरीके से किया है। तो आगे बढ़ेंगे तो मेरी एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। मेरी ये फाइनल इक्वेशन बन गई 12a1 + 31d = 167। ठीक है, अब मैं अगली चीज पे जाता हूँ जो कि एक बड़ा सिंपल सा चीज दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे 10 टर्म्स मुझे नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट 10 टर्म्स बोलना चाहिए। तो वो मैंने गलत चीज लिखी है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमेशा ये फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट n टर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो हमें 235 दिया हुआ है, इसको मैं सिंपली अलजेब्रिकली सॉल्व कर दूंगा, तो मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, वो मैं सॉल्व करूंगा। तो वो इस तरीके से सॉल्व होगा, 12a1 + 31d = 167, ये मेरी पहली इक्वेशन। 2a1 + 9d = 47। आप किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं। आसान ये होगा कि आप a1 के कोफिशिएंट को बराबर करें, क्योंकि 31 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट्स बराबर आ गए। उससे मैं अगेन इक्वेशन को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है मैंने। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, जब d की वैल्यू मेरी 5 आ गई, उसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा और मेरी a1 की वैल्यू आ जाएगी
और इंटरेस्टिंगली A1 की वैल्यू आ जाती है 1। तो यानी अब मुझे क्वेश्चन में AP नहीं बताना था, मुझे सम ऑफ 20 टर्म्स बताना था। एक और सम निकालना है कि सारा का सारा क्वेश्चन सम से रिलेटेड है, तो अच्छा क्वेश्चन है ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 20 टर्म्स का सम निकालना था। अब मुझे A भी पता लग गया, D भी पता लग गया। मैं वापस फॉर्मूले को मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया है, वो n/2 ब्रैकेट में 2A1 + n-1D का फॉर्मूला है, उसको डाल दिया है। तो ये 970 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, छठवा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last terms to the product of the two middle terms is 7:15. Find the numbers. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने थोड़ा लंबे तरीके से किया है। उसका रीजन मेरा ये था कि मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता था कि देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में अगर आप सही लॉजिक लगा रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आखिर में एक बात भी बताई है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बेटर तरीका है, जिससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। पहले तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट टर्म को A1 मान लिया और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट, ये मैंने गलत लिखा है फर्स्ट टर्म, मैंने मिडिल की टर्म को एक टर्म को A1 मान लिया। दिस इज रॉन्ग, I should have corrected this. This is wrong. This is not first term. मैंने एक टर्म को A1 मान लिया और उसके, तो अगर एक टर्म बीच की A1 है तो उसके पीछे के दो टर्म्स क्या हो जाएंगे, -2D और D, -D, और आगे के टर्म, आगे का एक टर्म मेरा रह गया A1 + D, राइट। अब मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसको हम और भी कुछ मान सकते थे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसी के बेसिस पे चलते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ 4 consecutive टर्म्स हैं, तो 4A1 - 2D मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर, करेक्ट। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2A1 - D मेरा 16 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गई D की इन टर्म्स ऑफ A1, जो मैंने बीच की एक टर्म को माना था। तो अब हम इसको आगे, हमें एक रेशो दिया हुआ है, उस रेशो में अगर हम पुट कर देंगे तो मैं इसको जब आगे सॉल्व करूंगा तो ये जो प्रोडक्ट का रेशो दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म बाय सम ऑफ द मिडिल टू टर्म्स का रेशो दिया हुआ है, तो उसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, आप एक चीज देखेंगे, पहले तो मैं इसको सिंपली सॉल्व कर रहा हूं, और जब मैं इसको आगे बिल्कुल अलजेब्रिकली सॉल्व करता जाऊंगा तो मेरी एंड में ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, जब ये एंड में एक्सप्रेशन आ जाएगी मेरी, इसको मैं आगे सॉल्व करता जाऊंगा। अब मैं D की जगह 2A1 - 16 डाल दूंगा, राइट, क्योंकि वो मैंने एक एक्सप्रेशन निकाली थी। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। इसको आप देखते जाइए कैलकुलेशन को मैंने कैसे किया है। तो ये मेरी फाइनली एक इक्वेशन आ जाती है, A1² - 16A1 = 60। पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से नंबर आए थे, बट इक्वेशन मेरी बहुत सिंपल बन जाती है A1 की। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो A1 की मेरी दो वैल्यूज आती है, या तो 10 या 6, और दोनों ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। कभी कभी नेगेटिव भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक वो कोई, जैसे यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जब तक किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता तब तक मैं उनको वैलिड वैल्यू ही मान के चलूंगा। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये मेरा क्या आ जाता है, D = मेरा A आ जाता है 10 या 6, तो मेरा D का एक्सप्रेशन है 2A1 - 16। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो अब देखिए, मेरे A1 की दो वैल्यूज आई थी। अगर मैं A1 को 10 मान के चलता हूं तो मेरा D कितना आ जाता है, 4। तो मेरा AP का टर्म, चारों टर्म्स क्या बन जाएंगे, A1 - 2D आएगा 2, A1 - D आएगा 6, A1 आएगा 10, और A1 + D आएगा 14। और अगर मैं A1 को 6 मानता हूं तो मेरा D कितना आ जाता है, -4। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मेरा A1 आएगा 14, A2 आएगा 10, A3 आएगा 6, A4 आएगा 2। तो एक्चुअली देखेंगे कि अगर मैं 10 को मानता हूं, जो मेरा A1 आया है, तो मेरा AP कैसे चलता है, और वो एक सीक्वेंस में चलता है, और जब मैं उसको 6 मानता हूं तो बिल्कुल उसके रिवर्स सीक्वेंस में चलता है। तो देखिए,
या तो मेरी AP है 2 6 10 14 या मेरी AP है 14 10 6 2। ठीक है, ऑलराइट, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि इसको एक फास्टर करने का तरीका है, और फास्टर करने का तरीका ये है कि आप ना इन चारों टर्म्स को ऐसे मानिए, a1 minus 3d, a1 minus d, a plus d और a plus 3d। इससे जब आप वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स करेंगे ना, तो ये -3d, -d, +d और +3d ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप डायरेक्ट ही a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट तरीका है, आप उसको ही करिएगा। मैंने जो सॉल्व किया काफी लंबा सॉल्व किया है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि आप किसी भी टर्म को कुछ भी मानिए, सोल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट आता है अगर आप कैलकुलेशन में गलती ना करें। हाँ, मेरे वाले तरीके में थोड़ी कैलकुलेशन इंटेंस है और गलतियां होने के चांसेस हैं। तो उसके साथ ही ये क्वेश्चन एंड होता है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 + x = 27। क्वेश्चन में देखिए हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, हमें लास्ट टर्म जो है वो x दी हुई है और सम हमें 287 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म हमारा a1 = 1 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, जो जनरल an टर्म है उसकी एक्सप्रेशन होती है a1 + n - 1d, यानी अगर मैं a1 और d की वैल्यू डालूं तो वो मेरा 1 + n - 1 × 3 = x। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स n मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे x दिया हुआ है लास्ट टर्म और मेरे को a1 पता है और d पता है, तो यहाँ पे मैं n नंबर ऑफ टर्म्स को x की टर्म्स में निकाल सकता हूँ। राइट, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को x की टर्म्स में निकाल दिया, तो वो मेरा आया x + 2/3। लास्ट बुलेट देखिए वहां पे मैंने रिजल्ट, ये एक मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट आ गया। राइट, अब हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का यही फॉर्मूला है। देखिए बार बार वही फॉर्मूला आ रहा है। इसको मैं देखिए मैंने जैसे पहले भी समझाया था एक पिछले क्वेश्चन में, इसको मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर भी लिख सकता हूँ। राइट, तो अब मेरा नंबर ऑफ टर्म्स को भी मैंने x के टर्म्स में निकाल लिया है, a1 मुझे पता है और an मुझे पता है x के बराबर है। राइट, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, और ये टोटल सम 287 के बराबर है, गिवन है, तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, जो कि मेरा ये n/2 वाला है। राइट, वो 1/2 आ गया, मेरा n है x + 2/3, ये मैंने n को x के टर्म्स में जब एक्सप्रेस किया वहां से निकाल लिया, टाइम्स 1 + x, ये मेरा a1 है और ये an है x। अब देखिए क्या होगा आगे जाके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लेता हुआ नजर आएगा। x + 2 टाइम्स x + 1/6 इज 287। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 1720 हो और सम +3 हो, तो वो दोनों नंबर क्या आते हैं 43 x और 40। देखिए प्रोडक्ट करके देखिएगा तो 1720 के बराबर आता है, और इसको मैं अगर जब आगे सॉल्व करूंगा तो वो मेरा इस तरीके से x सॉल्व होगा। तो हम देखेंगे x = 40 आता है और x = -43 आता है। अब इस क्वेश्चन में x = -43 को मैं करेक्ट नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, वो पॉजिटिव है। तो चूंकि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो जो मेरा आखिरी टर्म होगा वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा a1 भी पॉजिटिव था। तो मेरा एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x हमेशा 40 रहेगा इस क्वेश्चन में, आंसर होगा 40। सो विद दैट वी हैव कम टू द 8th क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट if Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to 3 times of S8 minus S4। प्रूफ का क्वेश्चन है, देखते कैसे करेंगे। मैंने फर्स्ट टर्म को मान लिया a1, कॉमन डिफरेंस को मान लिया d, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा वही फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो S12 क्या होगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12/2। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स का गेम है, तो उस एक्सप्रेशन को S12 को सिंपली मैं a1 और d के टर्म्स में लिखूंगा तो वो ऐसे आ जाएगा। राइट, अब आपको करना क्या है, सिंपली S8 भी निकाल लीजिए उसी तरीके से। तो
S8 कितना आ जाता है आपका 8A1 माइनस 28D, और S4 आपका क्या आ जाता है 4A1 माइनस 6D। अब आपको कोई चीज प्रूव करनी है, आपको बोल रखा है उन्होंने कि S8 माइनस S4 का 3 टाइम्स S12 के बराबर होना चाहिए, तो उसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना, आप S8 माइनस S4 कर लीजिए। तो देखिए पहले वो क्या आता है, तो S8 माइनस S4 को जब मैंने किया तो वो A1 और D के टर्म्स में क्या आ गया 4A1 माइनस 22D। अब इसका मैं अगर 3 टाइम्स करता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4, वो मेरा आ जाता है 12A1 माइनस 60D। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको रिजल्ट वंस के साथ, ये मेरा रिजल्ट 4 आया है, तो क्या हो गया S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 प्रूफ हो गया ना। देखिए कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चंस में A1 और D इनकी वैल्यूज नहीं निकालनी है, हमें उनको मान के चलना है, उन फॉर्मूलाज का यूज करना है, और हमें रिजल्ट्स को बराबर लाके अगर हम खड़ा कर दें तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कॉल आउट करना चाहता था। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अब क्वेश्चन 9, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। इंटरेस्टिंग है, हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला, n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, लास्ट 10 टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे किया है मैंने क्वेश्चन को। फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है A1 इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस हमें पता हम लगा सकते हैं 2 सब्सिक्वेंट टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करके, और an हमें दिया हुआ है 126। तो हमें पता है कि अगर हमें nth टर्म पता है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि उस nth टर्म का जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया मैंने, और उसमें मैं A1 D और nth टर्म की वैल्यूज डालूंगा, और सॉल्व करके मैं हमारे n की वैल्यू निकाल लूंगा। n हमारा 60 के बराबर है, ठीक है। अब इसमें हमें पूछा गया कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, याद करिए वो क्वेश्चन जो हमने 37 टर्म्स का किया था, जिसमें लास्ट 3 टर्म्स के लिए हमने क्या किया था, सम ऑफ फर्स्ट 37 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स किया था, राइट, माइनस किया था। तो यहाँ हमें सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, राइट। तो S60 माइनस S50 मैं करूंगा, अब सिंपली फॉर्मूलेज में वैल्यूज डालनी है मुझे। S60 मेरा आ जाता है 4020, S50 आता है मेरा 2850, राइट। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि लास्ट कुछ टर्म्स का सम निकालने को आ सकता है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये जो आंसर है 1170, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको एक नंबर दिया गया है 207, और आपको कहा गया कि इसको इस तरीके से स्प्लिट करिए कि ये जो तीनों पोर्शंस इसका स्प्लिट होगा ना, तो वो तीनों एपी में होने चाहिए, और जो छोटे 2 पोर्शन है उनका प्रोडक्ट 4623 के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है, मैंने कहा कि मान लीजिए एक पार्ट A माइनस D है, तो कॉमन डिफरेंस D मान के चल रहा हूं मैं, तो जो सेकंड पार्ट होगा क्या होगा, वो A हो जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, A प्लस D। देखिए यही मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चन में, जहां पे ऐसा ही एक क्वेश्चन था 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला जब भी क्वेश्चन आया ना, तो आप फर्स्ट टर्म को A मत मान लीजिए, आप A को ना एक बीच का टर्म लीजिए, ताकि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ना माइनस डीज में और प्लस डी में एक्सप्रेशन बन जाए। उससे क्या होगा, जब आप सम करते हैं ना तो D कट जाता है। अब देखिए यहाँ 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, तो जब मैं वो अब तीनों को जोड़ूंगा तो 207 के बराबर ही होना चाहिए। तो देखिए A माइनस डी प्लस A प्लस डी को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 207। यहाँ पे देखिए जो माइनस डी है, एक ये माइनस डी है और एक ये प्लस डी है, तो सारे डी मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। मेरे पास आ जाएगा 3A = 207। यहाँ पे मैं A को सॉल्व करूंगा तो A मेरा 69 आ गया। तो मुझे एक चीज तो पता लग गई, अब मुझे D नहीं पता, राइट। तो D निकालने के लिए मैं दूसरे फैक्ट का यूज करूंगा, जिसमें मुझे ये दिया गया कि जो 2 छोटे पोर्शन थे। अब देखिए A माइनस डी, A और A प्लस डी है, तो छोटे दोनों हिस्से कौन से होंगे, A माइनस डी और A, उन दोनों का प्रोडक्ट 4623 के बराबर दिया हुआ है। तो मैं सिंपली A की वैल्यू डाल दूंगा, तो और मुझे D के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरा D, अगर आगे सॉल्व करेंगे आप, अगेन अलजेब्रा है, आप सॉल्व कर सकते हैं, D आ जाएगा 2। तो अब मुझे A की भी वैल्यू पता लग गई
और मुझे डी की भी वैल्यू पता लग गई, राइट। तो द 3 पार्ट्स क्या हुए, क्योंकि मुझे तीनों पार्ट्स बताने थे। एक हो गया, पहला पार्ट है 67, दूसरा 69 और तीसरा 71। इन तीनों को आप जोड़ के देखेंगे तो वो 207 के बराबर आता है, और वो दोनों स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट भी वही आता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है आता हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई एपी स्टार्ट हो रहा है और आपको सवाल में दिया गया हुआ है कि वो नेगेटिव टर्म कहीं आएगी, तो जनरली वो एपी घट रही होगी और तभी वो कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव आएगी। तो इसमें पूछा गया कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, राइट। तो पता करते हैं कैसे करेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म तो हमें 53 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या है, दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, -5 है। अब हमें पता है कि एक जनरल टर्म ऑफ एन एपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, an = a1 + n-1d। तो मुझे पता है कि मुझे वो टर्म निकालनी है जहां an 0 से कम है, करेक्ट। तो मैं जो वैल्यूज हैं उनको एक इक्वेशन में डालूंगा, 53 + n-1 -5 > 0। इसको आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा जो 53 है वो इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा, सो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। इसमें मैं 53 को इक्वेशन के उस तरफ ले गया, तो अभी मेरा इक्वेशन बन गया n-1 - 5 > -53। अब देखिए, इनइक्वालिटीज में जब भी मैं साइन को हटाता हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो अब मैंने नेगेटिव साइन को जैसे ही हटा दिया तो ये मेरा जो इक्वेशन बन गया वो अब ये बन गया। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन बन गया, क्योंकि मैंने -5 और -53 के नेगेटिव साइंस को हटा दिया है, और वही चीज़ मैंने यहाँ बोली भी है रिटर्न में। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया, n-1 5 > 53। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 53 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10.6 है। तो मेरा n जो है वो 11.6 से ज़्यादा आना चाहिए। अब देखिए, हमें पता है n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कभी डेसिमल में तो हो नहीं सकता, वो नेचुरल नंबर ही होगा, राइट। तो मेरा n जो होगा 11.6 से ग्रेटर है, तो नेक्स्ट 11.6 से ग्रेटर नंबर क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है वो 12 होगा। तो जो मेरा 12th टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद ही आपने आंसर निकाला कि जो 12th टर्म होगा पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो आप एक काम करिए ना, आप 12 से पहली टर्म ले लीजिए और उस टर्म को, अब आपको सारी वैल्यूज पता है, a1 पता है आपको, 12 से पहली टर्म क्या है, 11th टर्म, तो आपको n भी पता है, आपको d भी पता है। तो आप a11 की वैल्यू निकाल के देखिए वो 0 से कम है कि ज़्यादा है। अगर वो 0 से ज़्यादा है तो वो पहली नेगेटिव टर्म नहीं है। फिर आप a12 की वैल्यू निकाल के देख लीजिए और ये देखिए कि वो 0 से कम है कि नहीं। अगर वो 0 से कम है यानी आपकी a11 तो 0 से ज़्यादा है, बट a12 आपकी 0 से कम है, तो यानी a12 ही पहला नेगेटिव टर्म है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन वैलिडेट भी हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ चेक करा है, मैंने a11 टर्म को निकाला, वो 3 के बराबर आता है, और a12 को निकाला, वो -2 के बराबर आता है। इसलिए चेक भी हो गया और मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि a12 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए, इसमें a1 मेरा 53 था, 11 और 12, 11 जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दिस इज द nth टर्म, -1 an = a1 + n-1d का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा एक रैशनल नंबर्स का एक एक्सप्रेशन सा दिया हुआ है हमारे पास p/q फॉर्म में, और उसमें हमें सम ऑफ 11 टर्म्स बोला है। अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक्सप्रेशंस थोड़े से a और b के टर्म्स में, लेकिन डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमें पता है a - b है। कॉमन डिफरेंस में मैं दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब ये आपको आनी चाहिए इस तरीके की सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर भी सेम है, तो एलसीएम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं d को सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2a - b / a + b। अब मुझे सिंपली n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, यहाँ पे 11 टर्म्स का निकालना है। तो मैं 11/2 + 2a twice a - b / a + b प्लस 11 - 1 और d में d की वैल्यू डाल दूंगा। सिंपली आप उसको सॉल्व करना है।
ध्यान से सॉल्व करिएगा, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। अगेन जैसे मैंने बोला a प्लस बी जो है उस दोनों ही सेम है दोनों ही एक्सप्रेशंस में, यहाँ पे भी सेम है a प्लस बी और यहाँ पे भी सेम है, ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है। तो आपको बस न्यूमरेटर से कंसर्न है, तो ज़्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं है। ध्यान से अगर आप अलजेब्रिकली इसको करेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने आगे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो इसका आंसर जो आता है वो 121a माइनस 66b अपॉन a प्लस बी आता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। The sum of the first n terms of an AP whose first term is 8 and common difference is 20 is equal to the sum of first 2n terms of another AP whose first term is minus 30 and common difference is d. Find n. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सुने भी और देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुँचे हैं तो अभी तक आपको फॉर्मूला की समझ हो गई होगी, तो आप खुद ही देखिए मैंने आगे सोल्यूशन कैसे किया है। और द फर्स्ट AP मैंने A1 और लिख दिया, वो 8 है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। सेकंड AP में मैंने थोड़े सिंबल्स अलग यूज किए हैं ताकि हमें क्लियर हो कि कौन सा AP किसके लिए है। उसमें A1 हमें 30 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, Sn is equal to S dash 2n, उसके 2n टर्म्स के बराबर। I have used the Sn's formula and then all I have done is simply solve the equation. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को एक बताना चाहता था। मैथ्स में मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है ना तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे कि ये n/1 है और ये n/1 है, तो जनरली स्टूडेंट्स कुछ करते हैं इसको यहीं काट देते हैं। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नॉट डिवाइड और कैंसल आउट एनी वेरिएबल लाइक दैट। अभी इस क्वेश्चन में तो शायद दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप जब हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको ऐसे कभी कैंसल आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से आप कह रहे हैं कि n की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि n की वैल्यू 0 पॉसिबल हो। तो इसको उसी बात को मैंने आगे दिखाया, मैं आपको समझाता हूँ कहने का क्या मतलब है। मैंने यहाँ देखिए n को n/1 और n/1 को कैंसल आउट नहीं किया, मैंने पूरी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है और आगे जाकर उसको सॉल्व किया है। तो देखिए, ये देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आता है 66n² माइनस 66n। तो यहाँ पे देखिए मेरा n जब कॉमन बाहर आ जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि या तो n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 11 है, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। यू शुड नॉट कैंसल आउट n जस्ट बिकॉज वो दोनों साइड में ब्रैकेट्स के बाहर है, वो गलत तरीका है। अब मैं ये बोलूंगा कि चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स 0 नहीं हो सकते, आपने एक डेफिनेट AP मुझे दी हुई है, तो n0 इज absurd, it's an absurd value and n11 is the acceptable value. That's the right way of doing this question. So हम आगे बढ़ते हैं, ये n11 is the right answer। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 APs have the same common difference. First term of one AP is 2 and that of other AP is 7. The difference between their 10th term is same as the difference between their 21st terms, which is same as the difference between any two corresponding terms. Why? क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करता हूं मैं यहीं पे, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द फर्स्ट टर्म दो APs है हमारे पास, एक की पहली टर्म 2 है और दूसरे की पहली टर्म 7 है, और उनके जो 10वें टर्म का डिफरेंस है ना, वो उनके 21वें टर्म के डिफरेंस के बराबर है। और ये भी दिया हुआ है कि इनके किसी भी दो टर्म का डिफरेंस बराबर है, और ऐसा क्यों है। इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं किया करना है, इसमें रीजन बताना है। तो देखिए कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला टर्म AP का फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस मैंने D मान लिया, और ये भी दिया हुआ है कि दोनों APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सेकंड AP का पहला टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस D है। तो पहले AP का nth टर्म क्या होगा, 2 + 9D। ये देखिए nth टर्म तो A1 + n - 1D होगा। पहले AP का 10th टर्म क्या होगा, 2 + 9D,
और दूसरे एपी का 10th टर्म क्या होगा 7 + 90, राइट। और हमें बताया गया है कि ये जो दोनों एपीज के 10th टर्म का डिफरेंस है वो उन्हीं के 21st टर्म के डिफरेंस के बराबर है। तो मैं अब पहले एपी का 21st टर्म निकालूंगा, दूसरे एपी का 21st टर्म निकालूंगा, और हमें ये दिया हुआ है 21 टर्म ऑफ बोथ एपीज का डिफरेंस दिया हुआ है और वो बराबर दिया हुआ है। तो उसको मैं आगे ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, मतलब इक्वेशंस को बनाऊंगा। सिंपली आप देखेंगे कि आखिर में आपके पास एक इवेंचुअल ट्रूथ आ जाता है 5 = 5। इससे ये पता लगता है कि दिस शोज दैट द टू एपीज व्हेन कंबाइंड आर आल्सो एन एपी, राइट। और उनका डिफरेंस जो है ना, उन दोनों एपीज का कंबाइंड डिफरेंस 5 है। इसलिए इन दोनों एपीज का कोई भी आप दो टर्म लेंगे और उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन मोर ऑफ अ मैथमेटिकल प्रूफ है रादर देन अ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और आपको इसकी नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। मिडिल मोस्ट टर्म निकालना, तो देखिए एपी हमें दिया हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम निकाल ले तो हम मिडिल टर्म कौन सी होगी वो भी पता कर लेंगे और फिर हम वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। a1 - 11 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, an 49 है। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लिया, जनरल एक्सप्रेशन में डाला। अब मैं थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट्स में कम जाऊंगा क्योंकि इतने क्वेश्चंस मैंने दिखा दिया, आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो n मेरा आ जाता है 16। तो देखिए n जो आया मेरा इवन आया, तो यहाँ पे मेरे एक नहीं दो मिडिल टर्म्स होंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे इवन आए हैं। तो जब भी इवन मिडिल टर्म्स, सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 16 दैट इज इवन, देयर विल बी टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। इसलिए सवाल में ना मिडिल मोस्ट टर्म के ब्रैकेट में एक s भी दिया हुआ था कि यानी मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं। तो मेरा पहला मिडिल टर्म होगा n/2 यानी 16 का आधा, और दूसरा मिडिल टर्म होगा n/2 + 1 यानी 16 का आधा + 1 यानी 9। तो यहाँ पे मुझे 8 और 9 टर्म की वैल्यू निकालनी है, सिंपली फॉर्मूला में डालना है और यही हमारा आंसर है 17 and 21। अगला क्वेश्चन, कनिका was given her pocket money on Jan 1st 28 2008. She puts ₹1 on day 1, ₹2 on day 2। तो मतलब वो उनको कुछ पॉकेट मनी मिली कनिका को, और जनवरी के महीने में मिली, और 1 जनवरी को उन्होंने अपने पिगी बैंक में ₹1 डाला, दूसरी तारीख को ₹2 डाला, और ऐसे पूरे मंथ वो कुछ पैसे डालती रही। तो पिगी बैंक में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि शी ऑल्सो स्पेंड ₹204 फ्रॉम द पॉकेट मनी। और जब मंथ के आखिर में उन्होंने अपना बैंक बैलेंस चेक किया या फिर अपने पास जो पॉकेट मनी का बैलेंस चेक किया, वो ₹100 फिर भी बचे हुए थे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या है, 2-3 चीजें दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ कि मान लीजिए उन्होंने पॉकेट मनी उनको X मिली, तो अब जो सारा का सारा वो पिगी बैंक में डाल रही है, खर्च कर रही है, जो बच रहा है वो सारा कुछ मिला जुला के उस X के बराबर ही होगा ना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें एपी का क्या है, वो पिगी बैंक में जो पैसे डाल रही है ना, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डाल रही है, क्योंकि पहले दिन ₹1 डाल रही है, दूसरे दिन ₹2 डाल रही है और पूरा मंथ डाल रही है। तो वो हमारा एपी बनेगा क्या, पहले दिन ₹1, दूसरे दिन ₹2, और जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 31। तो इस एपी का अगर मैं सम करूंगा तो ये एपी का पहला टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1 क्योंकि हर दिन वो ₹1 बढ़ा रही है, और नंबर ऑफ टर्म्स है 31। तो उन्होंने पिगी बैंक में कितने पैसे डाले, इट्स सिंपली द सम ऑफ एन एपी, जिसमें n = 31। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो S31 आप निकालेंगे, जो 31 डेज का एपी है वो ₹496 के बराबर आएगा। अब हमें पता है कि उन्होंने ₹204 खर्च भी कर दिए एडिशनल। ये मैंने पहले 2 बुलेट रिपीट किए थोड़े से, तो यू कैन इग्नोर देम। ₹204 उन्होंने खर्च भी कर दिए, और फिर भी उनके पास ₹100 बचे। तो यानी मैं अगर करूं x - 496 - 204, वो ₹100 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो सिंपली एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। तो
इसको सॉल्व करेंगे तो उनको महीने की शुरुआत में यानी 1 जनवरी को 800 रुपए पॉकेट मनी मिला था। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन है। यास्मीन सेव्स ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ₹36 इन द सेकंड मंथ एंड ₹40 इन द थर्ड मंथ। अगर वो इसी तरह सेव करते रहे तो कितने महीने में 2000 रुपए बन जाएंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी डाले हैं। देखिए कैसे होगा। यास्मीन सेविंग्स आर इन एन एपी बड़ा सिंपल सा है, 32, 36, 40। बट यहाँ पे आपको ये दिया गया कि हमें बताना है कि किस महीने में जाके वो 2000 हो जाएगा। यानी ये एक सम ऑफ एन एपी है जिसकी वैल्यू हमें पता है कि सम करके वो 2000 रुपए के बराबर होगा, बट किस महीने में होगा यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, वो निकालना है। तो सिंपली मैं नंबर ऑफ टर्म्स को मंथ्स को n मान लेता हूँ और एपी के सम के फॉर्मूले में डालता हूँ। ठीक है, इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको आप पॉज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो उसमें एक n की वैल्यू -40 आएगी, एक 25 आएगी। क्योंकि महीने नेगेटिव में नहीं हो सकते तो -40 तो अब्सर्ड वैल्यू है, तो n = 25 इज द राइट आंसर। तो यास्मीन ने 25 महीने तक ये पैसे सेव किए होंगे। अच्छा, अब 18वां क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -15 -13 -11 आर नीडेड टू मेक द सम -15 -55? और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है कि आपका आंसर डबल क्यों, 2 आंसर्स क्यों आएंगे इस क्वेश्चन के। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो बड़ी आसान है कि A1 -15 है, D 2 है और मैं नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लेता हूँ। सम मुझे दिया हुआ है 55, राइट। अच्छा, एक चीज मैंने गलती करी है, सम -55 है, उस लास्ट स्टेप में मैंने गलत लिख दिया था। वो एक टाइपो है, ये -55 है सम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए n की 2 वैल्यूज आ रही है, 5 और 11। अब यहाँ कोई भी अब्सर्ड वैल्यू नहीं है। वो कह रहे हैं सवाल का अगर मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को n माना है, तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं 5 टर्म्स का सम करूंगा तो -55 आएगा, और जब 11 टर्म्स का सम करूंगा तो भी -55 आएगा। तो ऐसा क्या है, कैसे हो सकता है? 2 आंसर्स कैसे हो सकते हैं? तो दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स है, तो रीजन क्या है? तो देखिए मैं इसका रीजन समझाता हूँ आपको। जब आप पहले 5 टर्म्स का सम करेंगे तो भी -55 आ रहा है, और जब अगले 11 टर्म्स का सम करेंगे तो भी -55 आ रहा है। अब देखिए उसका मतलब S11 - S55 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। उसका मतलब ये है कि जो 6वें से लेके 11वां टर्म है ना, उनका सम 0 के बराबर है। यानी n के आपके 2 आंसर आए, लेकिन उसका मतलब यही है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है और आपका D पॉजिटिव है, तो ये AP नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगे और बाउंड्री कंडीशन आएगी जब नेगेटिव पॉजिटिव में बदलेगा, और वहां पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है ना, वो बीच में एक गुच्छे का सम को 0 बना देगी। तो ये वही हो रहा है यहाँ पे 6 से 11 टर्म का जो सम है वो 0 हो जा रहा है। ये देखिए कैसे। अब हमें पता है an = a1 + n-1d। यहाँ पे देखिए 6 टर्म क्या होगा? -5, 7 टर्म -3, 8 टर्म -1, 9th टर्म 1। देखिए एक सिमेट्री है पूरी, -5, 3, -1, 1, 3, 5। इनको आप जोड़ेंगे यानी A6 से A11 को जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आ रहा है? 0। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 5 टर्म का सम भी -55 है और पहले 11 टर्म का भी सम -55 है, क्योंकि 6 से लेके 11 टर्म का सम तो 0 है। तो वही आंसर है कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर इसलिए है। अब वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हैं। 19 क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middlemost term is find the sum of all the 11 terms of an AP whose middlemost term is 30, right? तो एक AP दिया हुआ है जिसका middlemost term, अब AP में टर्म कितने हैं? 11 टर्म है, तो उसकी middlemost term क्या होगी? 11 + 1/2 यानी 6 टर्म,
और वो 6 टर्म जो है वो हमें 30 के बराबर दी हुई है, राइट। तो हमें एक चीज पता लग गई कि अब देखिए इस क्वेश्चन में आप ए और डी नहीं निकाल सकते, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप आगे सॉल्व करते जाएंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे a1 और d की एक एक्सप्रेशन पता लगी कि a1 + 5d = 30। अब हमें पूरे के पूरे 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो जब मैं 11 टर्म का सम निकालने जाऊंगा तो देखिए क्या होता है। फॉर्मूला लगाया मैंने सम ऑफ 11 टर्म्स, तो 11/2, तो a1 मेरा a1 रहने देता हूँ और n 11 टर्म्स यानी 11 - 1d यानी 2a - 2a1 + 10d। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये जो a1 + 5d है ना, चूंकि हालांकि मुझे a1 और d की वैल्यू नहीं पता, बट a1 + 5d की तो मुझे वैल्यू पता है। तो यहाँ पे आप इस चीज पे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि मैं a1 कैसे निकालूं, d कैसे निकालूं। आप क्वेश्चन को करते चले जाइए आगे तक। तो यहाँ a1 + 5d तो मुझे 30 के बराबर है गिवन, तो मैंने यहाँ a1 + 5d की वैल्यू ही डाल दी, तो वो मेरा सम 330 के बराबर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये आ सकता है। ये स्मार्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको a1 और d अलग से नहीं निकालने हैं, बट उन जो एक्सप्रेशन है उसी को आप एक सब्सिक्वेंट सॉल्यूशन में यानी सम वाले एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट 5 क्वेश्चंस। Find the sum of the first 17 terms of an AP whose fourth and ninth terms are -15 and -30 respectively. तो देखिए यहाँ पे अगेन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन सिंपल है। पहले हम फोर्थ टर्म के लिए a1 और d की एक्सप्रेशन लिख लेंगे, नाइन्थ टर्म के लिए a1 d की एक्सप्रेशन लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, a1 और d पता लग जाएगा और हम फर्स्ट 17 टर्म्स का सम निकालेंगे। वही किया होगा। इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। This is A4 which is given, A9 is also given. So now I have two equations, equation 1 and equation 2. I'll solve them. D comes out to be -3. Putting D in any one of the equations, मेरे को A1 की वैल्यू आ जाती है, A1 comes out to be -6. Now I have to find the sum of first 17 terms. I simply put the values in the formula. दिस इज जस्ट अ रूटीन क्वेश्चन, इसको आपको करना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाए और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको आप सॉल्व करिए और फाइनल वैल्यू इज 510, दैट्स द आंसर। वी कम टू द 21st क्वेश्चन। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। if in an AP Sn is equal to 3n² plus 5n and AK is equal to 164, find the value of AK। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बाकी फॉर्मूला से डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे Sn की आपको एक जनरल एक्सप्रेशन दी हुई है कि Sn is 3n² plus 5n। तो आपको इन क्वेश्चंस में ये करना होता है कि आपको ना अगर Sn दिया हुआ है यानी n फर्स्ट टर्म्स का एक्सप्रेशन n के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आप n की किसी भी टर्म का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, मैंने यहाँ मान लिया कॉमन डिफरेंस a1 है, फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d है। वो मैं जनरली हर एक क्वेश्चन में मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में उसका यूज हो। अब देखिए मुझे पता है an is equal to a1 plus n minus 1d, राइट, वो जनरल एक्सप्रेशन है। मुझे ये भी पता है कि मैं an को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n minus 1 टर्म। आप खुद देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि एक AP है जिसमें पहले 11 टर्म का सम इतना है और पहले 10 टर्म का सम इतना है, तो आप पहले 11 टर्म्स के सम में से पहले 10 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो आपको 11वीं टर्म पता लग जाएगी ना। इसी तरह अगर आपको Sn का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी सेम फंक्शन को आप यूज करके Sn-1 का फंक्शन लिख देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको an के टर्म का फंक्शन पता लग जाएगा ना। तो यहाँ Sn को आप ऐसे लिख सकते हैं, वो गिवन है। तो Sn-1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने n की जगह क्या डाल दिया, n-1 डाल दिया, राइट। तो Sn-1 को आप कैसे लिख सकते हैं, Sn-1 is equal to 3 times of n-1 का स्क्वायर प्लस 5 n-1, राइट। इस क्वेश्चन को जब अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरी an की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, मेरी an की एक्सप्रेशन Sn-1 और उसमें मैंने उनके जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स को डाल दिया है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। जब यहाँ से देखिएगा मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, तो मेरा an का एक्सप्रेशन आगे जाके देखिए 3n² 5n और ये
देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल आउट भी होती है। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये 5n इस 5n से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये देखिए मेरा an एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन जाता है 6n + 2, यानी मेरा an का एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया यूजिंग sn का जनरल एक्सप्रेशन, राइट। अब हमें दिया हुआ है ak की वैल्यू दी हुई है, तो ak को मैं 6k + 2 लिख सकता हूँ। वो तो आपने मुझे 164 के बराबर दिया हुआ है, यानी 6k + 2 = 164। इसको सॉल्व करेंगे तो 6k + 2 = 164, यानी k = 27, राइट। तो ये मेरा k के लिए वैल्यू आ गई, यही मेरा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि अगर Sn 4n + n 4n + 1 दिया हुआ है तो फाइंड द AP। सेम तरीके से करूंगा मैं। an मेरा Sn - Sn - 1 है, Sn मेरा n 4n + 1 है, तो Sn को मैं ऐसे लिख दूंगा। Sn - 1 को मैं यहाँ देखिए मैंने n की जगह n - 1 डाल दिया, राइट। यहाँ n की जगह अगर आप देखेंगे यहाँ n था, तो Sn - 1 के एक्सप्रेशन में मैंने n - 1 डाल दिया। यहाँ n है, यहाँ n - 1 डाल दिया, ठीक है। तो ये इससे मेरा Sn - 1 आ जाता है। इसको मैं आगे जब Sn - 1 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब Sn - 1 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरा Sn - 1 आ जाता है। तो देखिए मेरे पास Sn भी आ गया, ये मेरे पास Sn आ गया, और ये मेरे पास Sn - 1 आ गया, राइट। तो अब अगर मैं Sn - 1 करूंगा, राइट, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, an = 4n² + n - 4n² - 7n + 3, जो मेरा Sn - 1 आया था। तो मेरा an का एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा आ जाता है 8n - 3, राइट। अब an मुझे पता लग गया तो मेरा AP क्या बन गया, a1 is 5, a2 is 13, a3 is 21। तो मेरे को AP पता लग गया, जिसकी फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस मुझे देख के पता लग रहा है 8 है। यहाँ मैंने उसको लिखा भी है, AP is 5, 13, 21। First term is 5, the common difference is D. This is the AP, this is the answer. Alright, next question पे बढ़ते हैं। आखिरी 2 क्वेश्चन है। If in an AP A1 is 1, AN is 20 and SN is 399, then N is number of terms निकालने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म is A1, कॉमन डिफरेंस is D, मैंने कॉमन डिफरेंस को D मान लिया है, और AN is equal to A1 + n - 1D। यहाँ पे मुझे AN दिया हुआ है 20, राइट। तो मैं SN का फॉर्मूला जब डालूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे कॉमन डिफरेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुझे nth टर्म भी दी हुई है A और A1 टर्म भी मुझे पता है। SN को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2A1 + n - 1D के फॉर्मूला को अगर मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि इसको मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम के बराबर लिख सकता हूँ। Sn = n/2 A1 + AN। तो यहाँ पे n मुझे नहीं पता, A1 मुझे पता है, AN भी मुझे पता है, और मुझे Sn 399 के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे डाल लूंगा, तो 1 + 20 = 399। इसको सॉल्व में करूंगा तो मेरा n 38 के बराबर आएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, second last question, find the sum of integers between 100 and 200 that are divisible by 9 and not divisible by 9। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप 100 से 200 के बीच में वो सारे नंबर सोचिए जो कि डिविजिबल बाय 9 है। वो तो सारे 9 के मल्टीपल होंगे, तो 100 के बाद अगला नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो कौन सा आएगा। अब मुझे पता है 100 से नीचे जो पहला नंबर है जो 9 से डिविजिबल है वो 99 है, क्योंकि 99 / 9 = 11। तो उसमें 9 जोड़ दीजिए, तो पहला नंबर जो 100 के बाद 9 से डिविजिबल है वो 99 + 9 108 है, और उससे ही मेरी AP बन जाती है। अब आपको थोड़ा सा इसी तरीके से कैलकुलेट करके पता करना है। थोड़ा 9 की टेबल देख लीजिए और उसमें पता लगाइए कि कब 9 200 के ऊपर चला जाता है और कब वो 200 से नीचे रहता है। तो आप अगर नंबर्स डिविजिबल बाय 9 देखेंगे तो वो AP ऐसी बनेगी, और वो जो आखिरी नंबर है जो 200 से छोटा 9 से डिविजिबल है वो है 198।
तो इसमें AP का पहला टर्म मेरा 108 है और मेरा कॉमन डिफरेंस D है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने हैं तो मुझे लास्ट टर्म भी पता है, A1 भी पता है, D भी पता है। कॉमन डिफरेंस D इसलिए क्योंकि ये 9 का टेबल चल रहा है, तो हर एक नंबर 9 से वेरी करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर n निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल सकता हूँ an की जनरल टर्म से। यहाँ देखिए मैंने n को निकाला है, वो n11 आ गया। तो जो सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 9 का मैं अब Sn का फॉर्मूला लगा लूंगा। Sn में मुझे n पता है 11 है, A1 मेरा 108 है और मेरा D 9 है। सिंपली इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, मेरे को लास्ट टर्म भी पता है 198 है, तो दोनों का सम करके मैं जब इसको सम करूंगा तो वो मेरा कितना आ जाएगा 1683। देखिए यहाँ पे मैं 2A1 प्लस n-1D भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा ये ज्यादा आसान होगा क्योंकि मुझे आखिरी टर्म भी तो पता है ना। तो A1 प्लस AN करके मैंने सम करके वो निकाल लिया। अब मुझसे पूछा गया कि सम ऑफ द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 9, तो आप सिंपली ये करिए कि जो 100 और 200 के बीच में नंबर क्या है, पहला नंबर है 101 और आखिरी नंबर है 199, और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 199 माइनस 101 यानी 98 प्लस 199 टर्म्स है। तो आपके 99 टर्म्स का एक सिंपल सा AP है। इसको ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया है, और ये इसको जब मैं सम करता हूं तो ये आ जाता है 14,850। सो द सम ऑफ टर्म्स नॉट डिविजिबल बाय 9 कितना आ जाता है, वो आ जाता है 14850 माइनस 1683, दैट इज इक्वल टू 13167। ठीक है, दिस इज माय सेकंड आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन है, जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000 by paying every month starting with first installment of ₹1,000. If he increases the installment by ₹100 every month, what amount will be paid by him in the 30th installment? तो सिंपल AP का सवाल है। शुरुआत में 1000 रुपए उन्होंने देने स्टार्ट किए, हर महीने 100 रुपए बढ़ाए, तो 30वीं हर इंस्टॉलमेंट में, मैं महीना नहीं बोलूंगा, हर इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए बढ़ाए, तो 30वीं इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कितने पैसे दिए और 30वीं इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना उधार उनका बचा रह गया। सिंपल है, ये एक AP है जिसमें पहला टर्म है 1000, दूसरा 1100, 1200, ऐसे 30 इंस्टॉलमेंट्स तक हमें कैलकुलेट करना है। जो 30 इंस्टॉलमेंट तक उन्होंने कितने पैसे दे दिए होंगे, उसमें सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाइए, आप उसको कैलकुलेट करिए। तो एक यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं दिखाई है, वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइड्स इंटरचेंज होगी। तो 30 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कितने पैसे पे किए, इतने 4,900 into 15 यानी 73,500, तो उनके इतने पैसे बचे रह गए। और आप अगर थोड़ा सा पीछे देखेंगे, वहां पे मैंने 30वें इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कितने पैसे किए, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP। तो A30 निकालना है, यानी A1 प्लस 30 माइनस 1D यानी A1 यानी 1000 प्लस 30 माइनस 1D यानी 30 माइनस 129 टाइम्स D हमारा 100 रुपीज है, तो वो आप A30 निकाल सकते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही था, इनफैक्ट काफी सिंपल था। So with that we have come to the end of this 25 AP question series. I hope you liked the 25 questions. I'll come back with another such 25 question series. I know it's a long video, so सुनने के लिए धन्यवाद। questions को खुद करिए, solutions immediately मत देखिए, and thank you for all the support.